सो हेलो एवरीवन, आज है हमारा वेक्टर्स का लेक्चर नंबर 2, दैट इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, है ना। सो आज है वेक्टर्स का लेक्चर नंबर 2, दैट इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ये टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होता है और ये हम लोगों को कहाँ पे काम में आएगा और हम इसको कैसे करेंगे, है ना। और इसके साथ साथ हम लोग आज एक और चीज सीखेंगे जिसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर। ये भी हम लोग सीखेंगे इस रिजोल्यूशन के साथ साथ। दो चीजें आज हम लोग सीखेंगे और ये दोनों चीजों को बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वेक्टर के कॉन्सेप्ट इन्हीं को लेकर बनते हैं आगे जाके, है ना। तो कैसे कैसे होता है, क्या होता है, समझते हैं। सबसे पहले रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन का मतलब क्या है ना, कोई भी वेक्टर को अगर हम ले लें, एनी वेक्टर कैन बी रिजॉल्व्ड। रिजॉल्व मतलब, रिजॉल्व का मतलब है तोड़ना, टूट सकता है। कोई भी वेक्टर को हम तोड़ सकते हैं। रिजोल्यूशन का मतलब है तोड़ना, ऐसे समझो। रिजोल्यूशन का मतलब क्या है, तोड़ना। कोई भी वेक्टर को हम लोग तोड़ना, ब्रेक करना। मतलब कोई भी एक वेक्टर को हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं इनटू कंपोनेंट्स। किसमें ब्रेक कर सकते हैं, उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं, है ना। मतलब उसको हम दो चीजों में ब्रेक करेंगे, जो दो चीजों को उसका हम लोग कंपोनेंट्स बोलेंगे। एलोंग टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। हम कोई भी वेक्टर को दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ब्रेक कर सकते हैं। इस ब्रेक करने का प्रोसेस को बोला जाता है रिजोल्यूशन, है ना। और जिसमें ब्रेक करते हैं उनको बोला जाता है कंपोनेंट्स। समझ में आ गया। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या है, और रिजोल्यूशन जो हम करते हैं, जो तोड़ते हैं, उस तोड़ के हम लोग जो चीजों में तोड़ेंगे उन चीजों को बोला जाएगा कंपोनेंट्स। समझ में आ गया। और वो किधर तोड़ेंगे हम लोग ना, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होंगे। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जैसे मैं एक्स एक्सिस लिखा हूं, वाई एक्सिस लिखा हूं, हमेशा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सीधा सीधा हो, जरूर नहीं। कोई भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम उनको ब्रेक कर सकते हैं, और इस ब्रेक करने का प्रोसेस को बोला जाता है रिजोल्यूशन। और जिसमें ब्रेक करते हैं उसको बोला जाता है कंपोनेंट्स। इसको थोड़ा आसान भाषा में समझने के लिए हम लोग मान लो कि मान लिया हम लोग कि लेट जो दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन की बात किया जा रहा है, एक है एक्स एक्सिस और एक है वाई एक्सिस। ये मेरा वेक्टर है ए वेक्टर, जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ऐसा है, और ये वाला एंगल थीटा बना रहा है ना। अच्छा, अगर सोचो मैं बोलूं कि ए का कितना पार्ट एक्स एक्सिस के ऊपर है ना, अभी जो मैं मार्क कर रहा हूं इतना पार्ट जो है वो ए का एक एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसीलिए बोला जाएगा ए एक्स। और ये ए एक्स क्या है, ए एक्स को पढ़ा जाएगा एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, एक्स कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि बी का कितना, सॉरी ए का कितना पार्ट मेरा वाई एक्सिस में है ना, ए का इतना पार्ट मेरा वाई एक्सिस में है, इतना वाला पार्ट वाई का, ए मेरा वाई के ऊपर है, इसको इसीलिए लिखा जाएगा ए वाई। और ये ए वाई का को क्या पढ़ेंगे हम लोग, ए वाई को पढ़ेंगे वाई कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, वाई कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, है ना। तो दो, ए को एक्स के ऊपर कुछ पार्ट, वाई के ऊपर कुछ पार्ट। मतलब मैं क्या कर रहा हूं ना, मैं ए को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, कुछ एक्स के ऊपर कुछ जो पार्ट है उसको, और y के ऊपर जो पार्ट है उसमें डिवाइड कर रहा हूं मैं a को, इसीलिए इनको बुलाया गया x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट। अच्छा, इस x कंपोनेंट का वैल्यू कितना होगा ना, ये ट्राइंगल को देखो, सपोज o, ये p, ये सपोज q। तो इन ट्राइंगल OPQ cos थीटा इक्वल्स टू कितना, cos थीटा इक्वल्स टू ये OQ बाई हाइपोटेनियस कितना, OP मेरा ए वेक्टर है, मतलब OP का वैल्यू हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अरे जितना लेंथ होता है दैट इज द मैग्नीट्यूड, तो ये लेंथ मैग्नीट्यूड को बताया, और ऊपर OQ जो है वो क्या बताया, AX बताया। दिस इंप्लाइज AX का वैल्यू कितना आया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर cos थीटा, या नॉर्मल हम इसको
ए कॉस थीटा भी लिख देंगे। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ द एक्स कंपोनेंट। अगर वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, तो उसका जो एक्स कंपोनेंट आएगा वो इतना आएगा। सिमिलरली अगर साइन थीटा का वैल्यू लिखोगे, तुम साइन थीटा का वैल्यू लिखोगे तो साइन थीटा क्या हो जाएगा ना, पी क्यू बाई ओ क्यू, सॉरी ओ क्यू बोल रहा हूं, पी क्यू बाई ओ पी। पी क्यू को पी क्यू रख दो, ओ पी को तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, तो देयरफॉर पी क्यू का वैल्यू कितना आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर साइन थीटा, या फिर नॉर्मल इसको ए साइन थीटा लिखेंगे। और तुम अगर अच्छे से देखोगे तो पी क्यू जितना ये ए वाई भी तो उतना, तो देयरफॉर मेरा ए वाई का वैल्यू कितना आ गया, ए साइन थीटा। मतलब अगर मेरा कोई भी एक वेक्टर है जो कि एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो उसका एक्स कंपोनेंट कितना होगा, ए इंटू कॉस थीटा, उसका वाई कंपोनेंट कितना होगा, ए इंटू साइन थीटा। समझ में आ गया सबको? ए को मैं कोई भी डायरेक्शन में ब्रेक कर सकता हूं, मैं समझने के लिए कि क्या चीज है इसके अंदर, उसको समझने के लिए एक सिंपल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में उसको दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कंसिडर करके मैं ब्रेक करवा रहा हूं, है ना। हालांकि मैं ब्रेक कहीं भी कैसे भी कर सकता हूं, तुम्हें पता चलेगा धीरे धीरे। अच्छा, अब अगर मैं बोला कि ये जो ए वेक्टर बना है, ये ए वेक्टर कैसे बना है, नाउ जो ए वेक्टर बना है, ये ए वेक्टर बना कैसे है ना, ये सिंपली ए एक्स वाला वेक्टर से बना प्लस ए वाई वाला वेक्टर से बना है कि नहीं। मैं बोला हूं कि ए को तोड़ के मैं ए एक्स और ए वाई बना रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि ए जो है ए एक्स और ए वाई से बना है। अच्छा, ए एक्स कोई भी वेक्टर जब लिखते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए एक्स का वैल्यू लिखेंगे और यूनिट वेक्टर लिखेंगे। देखो एक्स जो है वो कौन से वाले के ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर, इसीलिए हम लोग इसको क्या लिखेंगे, यूनिट वेक्टर लिखेंगे आई कैप, प्लस ए वाई जो है उसमें ए वाई का वैल्यू लिख देंगे और वो वाई एक्सिस में है तो क्या लिखेंगे, जे कैप। तो कोई भी वेक्टर को उसका कंपोनेंट से आई और जे के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। इस आई और जे के फॉर्म में जो लिखते हैं हम लोग, इसको बोला जाता है कार्टेशियन फॉर्म। इसको क्या बोला जाता है, कार्टेशियन फॉर्म। और इसके अंदर ये ए एक्स का वैल्यू कितना आ गया, ए कॉस थीटा, और ये वाई का वैल्यू कितना आ गया, ए साइन थीटा। मजेदार बात क्या है, सुन, मजेदार बात ये है कि अगर तू ए एक्स को स्क्वायर करेगा, ए वाई को स्क्वायर करेगा, ऐड करेगा, तो देख ये बन जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। उसमें से तू ए स्क्वायर कॉमन निकाल दे तो अंदर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो दिस इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। इसका मतलब ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। दिस इंप्लाइज ए इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। ये फॉर्मूला तुम कब यूज करोगे ना, अगर तुम्हें कभी भी कार्टेशियन फॉर्म में गिवन हो। क्या गिवन हो, कार्टेशियन फॉर्म में गिवन हो। ये कब यूज करोगे, सुनो, ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे ना, यूज टू फाइंड मैग्नीट्यूड, टू फाइंड magnitude of vector when it is given in Cartesian form, when it is given in Cartesian form। पहली बात ये फॉर्मूला यूज करेंगे। दूसरा चीज क्या है, सुन, इसके अंदर दूसरा बात क्या है ना, दोनों को डिवाइड कर, दैट इज ए वाई डिवाइडेड बाई ए एक्स कर, तो क्या आएगा, ए वाई का वैल्यू ए साइन थीटा बाई ए एक्स का वैल्यू ए कॉस थीटा। तो ए और एक मार दिया, दिस इंप्लाइज ए वाई बाई ए एक्स का वैल्यू क्या आ गया ना, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज टेन थीटा। दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल्स टू ए वाई बाई ए एक्स। ये कब, ये फॉर्मूला जो आया, सॉरी मैं टैन छोड़ दिया, टैन इनवर्स लिखना पड़ेगा, है ना। इनवर्स समझ में आता है तुम लोगों को ना, थीटा इक्वल्स टू टैन इनवर्स ऑफ ए वाई बाई ए एक्स। ये फॉर्मूला जो आया, ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे हम लोग ना, जब हमें कार्टेशियन फॉर्म पता हो और हम ए वेक्टर का एग्जैक्ट डायरेक्शन लिखना चाहते हैं, है ना।
एग्जैक्ट डायरेक्शन लिखना चाहते हैं। और ये जो थीटा आएगा ये किसके साथ आएगा, थीटा इज द एंगल विथ एक्स एक्सिस आएगा, एंगल विथ एक्स एक्सिस आएगा। ये हमेशा एंगल विथ क्या आएगा, एक्स एक्सिस आएगा। कब यूज करोगे ना, यूज व्हेन कार्टेशियन फॉर्म इज गिवन, यूज व्हेन कार्टेशियन फॉर्म इज गिवन, राइट, यूज व्हेन कार्टेशियन फॉर्म इज गिवन। तो ये पूरा सिचुएशन के अंदर मैं तुम्हें दो चीजें सिखाया। क्या दो चीजें सिखाया ना, अगर तुम्हें दो चीजें सिखाया, क्या ना, अगर वेक्टर के बारे में पता है तो तुम उसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। अगर तुम्हें वेक्टर के बारे में पता है तो तुम उसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। या तो उल्टा, अगर तुम्हें कार्टेशियन फॉर्म पता है, अगर तुम्हें कार्टेशियन फॉर्म पता है तो उसको तुम ड्रॉ भी कर सकते हो और उसका तुम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हो। ये दो चीज मैं तुम लोगों को सिखाया। कैसे सिखाया, फिर से देख, वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है, एंगल पता है, मतलब वेक्टर के बारे में पता है, तो वहां से तुम एक्स का वैल्यू निकाल सकते हो, ए वाई का वैल्यू निकाल सकते हो और उसको ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप बना के लिख दो, कार्टेशियन फॉर्म बन गया। समझ में आ रहा है। दूसरी बात, या तो तुम्हें ऑलरेडी ये वाला फॉर्म गिवन हो, ये वाला फॉर्म ऑलरेडी गिवन हो, मतलब ए एक्स का वैल्यू पता है तुम्हें, ए वाई का वैल्यू पता है तुम्हें। अगर ए एक्स का वैल्यू पता है, वाई का वैल्यू पता है, तो मैग्नीट्यूड के लिए डायरेक्ट ये फॉर्मूला डाल दोगे, खत्म कहानी। दूसरा, वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल, कौन सा डायरेक्शन में जानने के लिए तुम्हें एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है वो ढूंढना पड़ेगा, वो इस फॉर्मूला से ढूंढ लो। एग्जांपल करके बताऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बट ये जो थ्योरी मैंने तुम्हें लिखवाया, पूरा कंप्लीट थ्योरी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के अंदर, ये तुम्हारा पूरा बिल्डिंग थ्योरी है, जिसके अंदर हम ये समझे कि 2 डायमेंशन में, ये हम लोग किस में पढ़ रहे हैं ना, ये हम लोग पढ़ रहे हैं रिजोल्यूशन इन 2 डायमेंशन, रिजोल्यूशन इन 2 डायमेंशन पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। मतलब सिर्फ एक्स और वाई है, बाद में एक्स वाई जेड दोनों आ जाएगा, तीनों आ जाएगा एक्स वाई जेड। अभी हम लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं, अगर एक्स और वाई में हमें वेक्टर के बारे में पता है तो हम उसको कार्टेशियन बना के लिख सकते हैं। अगर हमें वेक्टर के बारे में नहीं, कार्टेशियन पता है, तो हम वेक्टर के बारे में सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। यही हमारा इस थ्योरी के अंदर मकसद है। एग्जाम्पल 2-3 करेंगे, मजा आ जाएगा। अब हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, जिससे हमारा और ज्यादा क्लैरिटी से क्लियर हो जाएगा कि हम लोग पढ़े क्या थे, है ना। चलो, जैसे कि सिंपल एग्जाम्पल, मान लो कि ऐसे कोई एक वेक्टर दिया है, ऐसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहां पे कोई एक वेक्टर ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, जो कि इधर एंगल बना रहा है कितना, इधर ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री, और इसका जो वैल्यू है वो है 10 न्यूटन। फोर्स का वैल्यू कितना है, 10 न्यूटन है। तो बताओ, देयरफॉर राइट फोर्स इन कार्टेशियन फॉर्म, राइट फोर्स वेक्टर इन कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म में लिखो। तो पहले क्या करोगे ना, सबसे पहले इसको कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। कंपोनेंट में ब्रेक करो, इसका एक्स कंपोनेंट इधर आएगा, वाई कंपोनेंट इधर आएगा। तो बोलेगा सर आप तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर किए थे, बट ये भी तो बोला था कि जरूर नहीं है हमेशा एक्स और वाई पे तुझे मिले, तुझे कहीं भी मिल सकते हैं, है ना। लेकिन इसको तुम लोग ब्रेक कर दिया, हम लोग इसको ब्रेक कर दिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। इस तरह ये एक्स एक्सिस में ब्रेक कर दिए, थोड़ा नीचे, ये एक्स एक्सिस के ऊपर ब्रेक कर दिए, ये वाई एक्सिस के ऊपर ब्रेक कर दिए, ठीक है। वैल्यू लिख देते हैं कितना आएगा। एक्स एक्सिस के ऊपर जो वैल्यू आता था वो कितना आता था, अगर एक्स के साथ 30 बना रहा है तो आ जाएगा 10 cos 30, है ना। तो 10 cos 30 का वैल्यू √3/2, तो ये हो जाएगा 5√3, है ना। ये हो गया फोर्स का एक्स कंपोनेंट, ये हो गया फोर्स का एक्स कंपोनेंट। वाई कंपोनेंट उस तरह लिखो, ये वाई कंपोनेंट इधर आएगा, कितना आएगा, ये आ जाएगा 10 sin 30, चाहे एक्स एक्सिस किधर हो वाई किधर हो, 10 sin 30, 10 sin 30 मतलब 10 × 1/2 दैट इज 5। तो एफ का जो वाई कंपोनेंट आया वो आया 5। देयरफॉर मेरा एफ वेक्टर कितना हो जाएगा, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप। तो देयरफॉर एफ एक्स का वैल्यू कितना ना, 5√3 आई कैप प्लस 5 जे कैप। ये होता है फोर्स वेक्टर इन द
कार्टेशियन फॉर्म एंड दिस इज माय फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सिंपल सी बात है ना। चलो और एक दो एग्जांपल करते हैं और थोड़ा क्लैरिटी आएगा। और 2-3 एग्जांपल करते हैं हम लोग, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सपोज ऐसे दे दिया कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और कोई एक वेक्टर है जो कि इधर है, इस वाले डायरेक्शन में है, वेलोसिटी वेक्टर, और यहाँ पे v का वैल्यू दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, और ये एंगल दिया हुआ है 37 डिग्री। ठीक है, 37 डिग्री। ध्यान सुना, ये वाला एंगल नहीं दिया है, सॉरी, ये वाला एंगल नहीं, थोड़ा चेंज करवाता हूं तुमको, थोड़ा सा चेंज करवाता हूं। देख, ये वाला एंगल दिया हुआ है 37 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे सर ना, इसको भी कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, ये तो जाहिर सी बात है, लेकिन कैसा वाला कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे इसको, एक्स और वाई के ऊपर। लेकिन सोच, पहले इधर था तो ऐसे आ रहा था, अभी जो कंपोनेंट आएगा इसका इधर आएगा और इसका नीचे आएगा, ओब्वियस वाली बात है। अरे उसको उसके आसपास के एक्सिस में ब्रेक करेंगे तो इसका जो एक्स कंपोनेंट आएगा वो इधर आएगा और इसका जो वाई कंपोनेंट आएगा इधर आएगा। सोच, वहां पे एक्स के साथ तुझे एंगल पता था, इसीलिए एक्स से निकालते टाइम कॉस लिखा। तो मैं क्या ट्रिक बताता हूं तुझे, सुन। ट्रिक क्या याद रखना है तुझे, क्या ट्रिक याद रखेगा, ध्यान से सुनना, क्या ट्रिक याद रखेगा। ट्रिक ये याद रखना कि जिधर एंगल हो उधर कॉस, जिधर एंगल उधर कॉस, जिधर एंगल उधर कॉस। ये रामबाण ट्रिक है, इसको याद रखना, कभी कंपोनेंट में ब्रेक करने में गड़बड़ नहीं होगा। जिधर एंगल उधर कॉस। अब एंगल इधर आ गया तो मेरा कॉस भी इधर आ जाएगा। कितना आ जाएगा ना, 5, कितना आ जाएगा 5 cos 37, 5 इंटू कॉस 37। कॉस 37 का वैल्यू कितना है, याद करो, स्पेशल ट्राइंगल सिखाया था, स्पेशल ट्राइंगल सिखाया था। स्पेशल ट्राइंगल में बताया था कि अगर ये 37 हुआ तो ये 3 होगा, ये 53 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, तो cos 37 हो जाएगा 4/5। तो 5 कैंसिल हो गया, ये आ गया 4। ये कौन सा कंपोनेंट आया, ये तो y कंपोनेंट आया सर। ये कौन सा कंपोनेंट आया, ये वेलोसिटी का y कंपोनेंट आया। अब इधर एंगल था, इधर cos लिखा, तो जिधर एंगल नहीं है उधर क्या लिखो, साइन। तो इधर क्या लिखूंगा, 5 sin 37, और 5 sin 37 का वैल्यू, फिर से यहां से sin 37 का वैल्यू 37, तो 3/5। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। ये क्या आ गया मेरा, ये आ गया वेलोसिटी का x कंपोनेंट, है ना। अच्छा ठीक है सर, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं। बट अब जब मैं वेलोसिटी वेक्टर को कार्टेशियन फॉर्म में लिखूंगा, इन कार्टेशियन फॉर्म अभी मैं जब लिखूंगा तो मुझे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। क्यों ना, पहले पॉजिटिव एक्स में था तो प्लस आई के मल्टीप्लाई किया था, अब तो नेगेटिव एक्स में है तो माइनस आई के मल्टीप्लाई करूंगा। तो क्या हो जाएगा, वी वेक्टर इक्वल्स टू ना -3i कैप, ये भी नेगेटिव वाई एक्सिस में है, इसीलिए इसको क्या लिखूंगा, -4j कैप। दिस विल बी द कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर। दिस विल बी द कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर। सिंपल सिंपल सी बात है, लेकिन इस एग्जाम्पल के अंदर थोड़ा ज्यादा चीज सीख पाया होगा कि किस तरह से एंगल अगर अलग डायरेक्शन में आया तो प्लस माइनस होता है। वन मोर एग्जाम्पल, सेम टाइप का वन मोर एग्जाम्पल ना, क्या मान लो ऐसा दिया कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, मेरा वेक्टर जो है इधर है, ठीक है, और 20 न्यूटन, और ये जो एंगल बना रहा है 20 न्यूटन है, 20√2 न्यूटन, ठीक है, 20√2 न्यूटन फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है, और ये एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री, ठीक है। तो बताओ फोर्स इन कार्टेशियन फॉर्म, फोर्स इन कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म में फोर्स का वैल्यू कितना होगा, है ना, एफ वेक्टर इक्वल्स टू कितना होगा। क्या करोगे, सिंपली ना देखोगे इसको कैसे कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हो, कैसे कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हो इसको ना, एक कंपोनेंट इधर आएगा क्योंकि ये इधर जा रहा है,
और एक कंपोनेंट इधर आएगा। और हमेशा हम लोग जिधर एंगल रहता है उसको उधर क्या लिखते हैं, कॉस लिखते हैं। इसका मतलब इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे 20√2 इंटू कॉस 45, है ना, नीचे आ गया। और 20√2 इंटू कॉस 45 का वैल्यू कितना, 1/√2, तो ये आंसर आ गया 20 वाई कंपोनेंट। फिर इधर आ गया एक्स कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट कितना आएगा ना, फिर से वही 20√2 इंटू साइन 45, तो कितना आ जाएगा ये ना 20√2 इंटू फिर से 1/√2 दैट इज इक्वल्स टू 20। तो मतलब अभी एक्स में है 20 आई कैप क्योंकि पॉजिटिव एक्स में है, माइनस जे कैप क्योंकि नेगेटिव वाई में है, इसीलिए 20 जे कैप। ये हो गया मेरा फोर्स इन द कार्टेशियन फॉर्म, राइट। 3 एग्जाम्पल करवा दिया। आई थिंक 3 एग्जाम्पल जो है वो मोर देन सफिशिएंट है आपको समझने के लिए कि कोई भी अगर वेक्टर गिवन है तो उसको हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, पहला काम। ठीक, चलो दूसरे टाइप का एग्जाम्पल करते हैं। दूसरे टाइप का एग्जाम्पल कौन सा टाइप का, टाइप 2 वाले एग्जाम्पल, कि अगर कार्टेशियन फॉर्म गिवन हो, कार्टेशियन फॉर्म इज गिवन, है ना, कार्टेशियन फॉर्म अगर गिवन हो तो क्या करेंगे ना, जैसे कि एग्जाम्पल सपोज ए वेक्टर गिवन है तुम्हें 3i कैप प्लस 4j कैप, सपोज ऐसे गिवन 3i कैप प्लस 4j कैप, है ना। अच्छा, तो सबसे पहले यहां से देख के क्या पता चल रहा है ना, जो x कंपोनेंट है वो है 3 और जो y कंपोनेंट है वो है 4, है ना। पहले तो इसको देख के फिगर ड्रॉ कर दोगे तुम लोग, है ना, फिगर ड्रॉ कर लोगे। कैसा फिगर, देखो x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, राइट, x भी पॉजिटिव एंड y भी पॉजिटिव। इसका मतलब मेरा जो भी वेक्टर आएगा वो इस वाले डायरेक्शन में आएगा, x पॉजिटिव और y पॉजिटिव के बीच में ये आ जाएगा मेरा a वेक्टर, और ये x एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा होगा थीटा, वो यहाँ में ढूंढना है। सबसे पहले इसमें से क्या ढूंढेंगे, सबसे पहले ढूंढेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। क्या ढूंढेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। कैसे ढूंढेंगे ना, रूट ओवर ऑफ ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। तो रूट ओवर ऑफ ए एक्स का स्क्वायर कितना, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर दैट इज रूट ओवर ऑफ 25 दैट इज इक्वल्स टू 5। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए आ गया 5। अब ये एंगल ढूंढना है थीटा। थीटा क्या होता है, tan इनवर्स ए वाई बाई ए एक्स। तो tan इनवर्स ए वाई कितना, 4/3। tan इनवर्स 4/3 मतलब इफ tan थीटा इक्वल्स टू 4/3, इफ tan थीटा इक्वल्स टू 4/3 देन थीटा कितना ना, 4/3 मतलब फिर से देखोगे ये 3 ये 4 ये 5, ये एंगल अगर कितना होगा 53, तो tan 53 कितना होता है, tan 53 परपेंडिकुलर बाई बेस दैट इज 4/3, मतलब थीटा का वैल्यू हो गया 53 डिग्री। इसका मतलब मेरा जो वेक्टर ए वेक्टर ये गिवन था मुझे, सिर्फ उसका रियल फिगर कुछ ऐसा होगा जो कि 5 मीटर उसका मतलब 5 होगा उसका मैग्नीट्यूड, और वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा होगा, 53 डिग्री बना रहा होगा। इतना चीजें मुझे उसका कार्टेशियन फॉर्म से निकालने को मिल गया। कभी कभी ये वाला अच्छा नहीं आएगा तो ऐसे ही छोड़ देना, अभी मैं करके बता दूंगा। अच्छा, इसके अंदर ना एक और चीज तुम्हें समझाता हूं, ध्यान से सुन। कैलकुलेशन ऑफ यूनिट वेक्टर, कैलकुलेशन ऑफ यूनिट वेक्टर इन कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म अगर गिवन हो तो तुम लोग उसका यूनिट वेक्टर कैसे कैलकुलेट करोगे वो मैं सिखा रहा हूं अभी तुम लोगों को, है ना। ये एक अच्छा टॉपिक है। इसके अंदर क्या ना, याद करो हमारा फॉर्मूला क्या था ना, कोई भी वेक्टर का 2 चीज होता है, एक होता है उसका मैग्नीट्यूड और एक होता है उसका डायरेक्शन, जो कि यूनिट वेक्टर से डिनोट करते हैं। तो देयरफॉर मैंने तुम्हें बोला था कि ये फॉर्मूला को डायरेक्टली याद कर लो। तो ए वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब ए वेक्टर तो तुम्हें गिवन है कितना, 3i कैप प्लस 4j कैप, ऑलरेडी गिवन है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैसे निकाले ना, रूट ओवर ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर करके निकाले। तो कितना आ गया, 3i कैप प्लस 4j कैप बाई 5। इसको सेपरेट कर दो, 3/5 i कैप प्लस 4/5 j कैप। दिस इज द यूनिट वेक्टर along
ए वेक्टर, मतलब जो वेक्टर हमें कार्टेशियन फॉर्म में गिवन था ये उसका यूनिट वेक्टर का नोटेशन है। दिस इज द यूनिट वेक्टर। इस तरह से तुम्हें अगर कभी भी कार्टेशियन फॉर्म गिवन होना तो उस कार्टेशियन फॉर्म को तुम्हें कन्वर्ट करना आना चाहिए हर एक चीज में, हर एक चीज में, है ना, हर एक चीज में कन्वर्ट करना आना चाहिए। उसका मैग्नीट्यूड निकालना, वो कितना एंगल बनाएगा वो निकालना, सब कुछ। कुछ और एग्जांपल करते हैं ताकि आपको और थोड़ा क्लैरिटी आए, है ना। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज कोई वेक्टर दे दिया बी वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू आई कैप माइनस 2j कैप। पहले तो बताओ अगर इसको देख के हमें क्या लग रहा है कि वेक्टर कहाँ आएगा। अगर इसका डायग्राम ड्रॉ किया जाए तो वेक्टर कहाँ पे आएगा, पॉजिटिव एक्स, ये हो गया मेरा पॉजिटिव एक्स, है ना, एक्स आई क्या पॉजिटिव है मतलब ये पॉजिटिव एक्स में आएगा, और जे क्या मेरा नेगेटिव है मतलब नेगेटिव वाई में आएगा। इन दोनों के बीच में आएगा मेरा वेक्टर। इतना तो पता चल गया कि इन दोनों के बीच में आएगा मेरा वेक्टर, ये होगा मेरा बी वेक्टर, ठीक है। अच्छा, ये होगा मेरा बी वेक्टर, और ये बी वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा होगा थीटा, किसके साथ, एक्स के साथ कुछ एंगल बना रहा होगा थीटा। अच्छा ठीक है, अब सबसे पहला चीज क्या निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, उसको मॉड ऑफ बी वेक्टर लिखेंगे। कैसा आएगा ना, रूट ओवर ऑफ एक्स का स्क्वायर, एक्स कितना है यहाँ पे, बी एक्स का वैल्यू कितना हो गया यहाँ से 1, और बी वाई का वैल्यू कितना हो गया यहाँ से 2। माइनस हो प्लस हो मुझसे खाली डायरेक्शन फर्क पड़ता है और कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर दैट इज ऑफ रूट ओवर ऑफ 5 आ गया, रूट ओवर ऑफ 5 आ गया बी का वैल्यू। यूनिट्स लिख देंगे क्योंकि ये कौन सा वेक्टर है हमें नहीं पता, तो रूट 5 यूनिट्स, जो भी यूनिट होगा अलग बात है ना, पहला चीज। दूसरा चीज क्या निकालेंगे, दूसरा चीज क्या निकालेंगे, थीटा। थीटा का वैल्यू को क्या लिखेंगे, tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स, वाई कितना 2 बाई एक्स कितना 1, तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 2। अब ये तो तुम्हें नहीं पता कि tan इनवर्स 2 का वैल्यू कितना होगा, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, लीव एज इट इज, लीव एज इट इज, ऐसे ही छोड़ दो इसको, कोई कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ दो, हो गया, यही आंसर है, यही आंसर है मतलब, है ना। तीसरा चीज क्या फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग, इसका यूनिट वेक्टर अलोंग बी, यूनिट वेक्टर अलोंग बी, बी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर ढूंढेंगे तो क्या लिखेंगे, बी कैप। बी कैप कैसा आएगा ना, बी वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर करके। बी वेक्टर कितना गिवन है हमको ना, आई कैप माइनस 2j कैप गिवन है, डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कितना आया, रूट 5 आया। तो इसको अगर और अच्छे से लिख दोगे सेपरेट करके तो क्या आ जाएगा, 1 बाई रूट 5 आई कैप माइनस 2 बाई रूट 5 जे कैप। दिस इज द यूनिट वेक्टर एंड दिस इज माई आंसर। सब कुछ सॉल्व हो गया, मैग्नीट्यूड भी पता चल गया, डायरेक्शन भी पता चल गया, क्या पता नहीं चल गया, सब पता चल गया हम लोगों को कि अगर हमें कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है तो हम उसका ये सारे चीजें कैलकुलेशन कर सकते हैं और उसमें किसी को कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। आई थिंक 2 एग्जाम्पल से पूरा क्लैरिटी आ गया होगा कि क्या हो रहा है। इसके बाद ये एक छोटा सा नोट है जो कि आपको दिखाने के लिए बोला कि अगर कोई भी कभी भी अगर ए वेक्टर इस डायरेक्शन में दिख रहा है तो इसको कंपोनेंट में ब्रेक करोगे तो एक्स में भी पॉजिटिव आएगा, एक्स में भी ऐसे पॉजिटिव आएगा, वाई में भी पॉजिटिव आएगा, इसीलिए इसको प्लस और प्लस से डिनोट किया गया। बी को देखोगे तो एक्स में माइनस वाई में प्लस, तो एक्स में माइनस वाई में प्लस डिनोट किया गया। सी को देखोगे तो सी में एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, इसीलिए यह भी माइनस यहाँ पे भी माइनस। डी को देखोगे तो एक्स में पॉजिटिव वाई में नेगेटिव, इसीलिए ऐसा है। ये मैं जो अभी बताया ना पहले करके कि कोई भी वेक्टर में प्लस माइनस देख के वो वेक्टर कहाँ पे आएगा कैसे पता करोगे, या अगर वेक्टर देख रहे हो तो उसका क्या प्लस होगा और क्या माइनस होगा कैसे पता करोगे उसके बारे में। अब बात है कि सर ये जो रिजोल्यूशन हम लोग पढ़े, ये रिजोल्यूशन आएगा काम कहाँ पे काम में आएगा, है ना। समझते हैं कहाँ पे काम में आएगा, सारा तो नहीं बता सकता, वो रास्ते में आएंगे जब हम मैकेनिक्स पढ़ते जाएंगे बहुत सारी चीज़ें पढ़ते जाएंगे, उसमें हमारा ये काम में आएगा। कुछ कुछ एग्जाम्पल्स मैं तुम्हें समझाता हूँ।
कुछ कुछ एग्जाम्पल समझाता हूं। जैसे कि ऐसे सिंपली बोल देगा कि ये हमारा ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, और इस ग्राउंड के ऊपर, सॉरी ये ग्राउंड है प्लेन ऐसे, और इस ग्राउंड के ऊपर कोई एक बॉल को ऐसे प्रोजेक्ट किया गया विथ ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। ठीक है, तो क्या करेंगे ना, ब्रेक द वेलोसिटी, ब्रेक द वेलोसिटी इनटू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। ये आएगा तुम्हारा प्रोजेक्टाइल चैप्टर में, मतलब चैप्टर नंबर 4 में ये आएगा तुम्हारा, है ना। मतलब हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल कौन सा वाला ना, यही मेरा हॉरिजॉन्टल है, अरे यही तो मेरा हॉरिजॉन्टल वाला लेवल है, हॉरिजॉन्टल लेवल। और वर्टिकल मतलब इसको परपेंडिकुलर, वर्टिकल मतलब इसको परपेंडिकुलर, ये हो गया वर्टिकल डायरेक्शन, दिस इज द वर्टिकल डायरेक्शन। तो मैं इसको अगर ब्रेक करूंगा कंपोनेंट में तो कैसे ब्रेक करूंगा ना, मैं इसको कैसे ब्रेक करूंगा, एलोंग दी हॉरिजॉन्टल एंड एलोंग दी वर्टिकल, ऐसे ब्रेक करूंगा। एलोंग दी हॉरिजॉन्टल, जिधर एंगल है उधर क्या लिखेंगे, कॉस, तो इधर क्या लिखेंगे, जिधर एंगल है, नीचे एंगल है इसलिए इधर आएगा 10 cos 37, इधर आएगा 10 sin 37। 10 cos 37 का वैल्यू 10 इंटू 4/5 दैट इज 8, और ये आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। तो देयरफॉर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है, वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो वैल्यू कितना हो गया, दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड, एंड वेलोसिटी का जो परपेंडिकुलर वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो गया, 6 मीटर पर सेकेंड। सिंपल, राइट, सिंपल, इस तरह से। अच्छा, और एक एग्जांपल देखते हैं, और कहां पे ये यूज में आएगा ना। सपोज ऐसा कोई रोड है, ऐसे थोड़ा स्लो वाला रोड, ऐसे समझ रहे हो, ऐसे नॉर्मल रोड नहीं, ऐसे टेढ़ा वाला रोड है सपोज। अब टेढ़ा वाला रोड के ऊपर हो सकता है बस, कार, या फिर कुछ भी छोटा सा ऐसे ब्लॉक रखा होगा, है ना, कुछ भी ऐसे ब्लॉक रखा है। तो इस ब्लॉक के ऊपर ना हमारा धरती माता एक फोर्स लगाता है। कैसा फोर्स ना, ऐसे पूरा एग्जैक्टली नीचे की तरफ एक फोर्स लगाता है। उस फोर्स को क्या बोलते हैं, mg, mg मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, mg लगता है। हमें क्या करना है, बोला है ब्रेक, ये एंगल दिया हुआ है थीटा, बोला कि ब्रेक mg इनटू कंपोनेंट्स along the incline, along the incline, incline मतलब ये वाला है ना, ये जो देख रहे हो ना, ये वाला, ये दिस इज along the incline, ये वाला incline है, ये दिस इज द inclined plane, inclined plane बोलते हैं, तो इसको लिखा गया है along the incline, है ना। ब्रेक mg into components along the incline and perpendicular to the incline, perpendicular to the incline। ये आएगा तुम्हारा चैप्टर NLM, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में आएगा। ये आएगा तुम्हारा प्रोजेक्टाइल चैप्टर में। उन सबको मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके बता रहा हूँ ताकि तुम्हें अच्छा लगे। अच्छा, मतलब मुझे यहाँ पे जो दो डायरेक्शन में ब्रेक करना है, वो दो डायरेक्शन कौन से हैं पहले देख। एक डायरेक्शन है एलोंग द इंक्लाइन, ये वाला हो गया एलोंग द इंक्लाइन, और एक है परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, मतलब ये वाला लाइन हो गया परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, है ना, ऐसे ये वाला लाइन हो गया परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। ये मेरे लिए अभी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जैसे हैं, समझ रहे हो, ये मेरे अभी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जैसे हैं। ये सोचो, ये एंगल अगर थीटा हुआ तो अगर मैं इसको ऐसे नीचे बढ़ा दिया होता, है ना, एम जी को, तो ये एंगल थीटा हुआ तो ये एंगल कितना होता, 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाता, थीटा, है कि नहीं। ये हो जाता मेरा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये 90 हो गया तो ये दोनों मिलके 90 होते, ये 90 हो गया तो ये और ये मिलके 90 होते, ये थीटा तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, फिर ये भी परपेंडिकुलर है तो ये 90 माइनस थीटा हुआ तो इसको कितना होना पड़ेगा, थीटा होना पड़ेगा। अब मेरा mg जो है, मेरा mg कहाँ पे है, ये मेरा mg है, मैं दूसरा कलर ड्रॉ कर दिया, ये मेरा mg है। अब मुझे mg को कंपोनेंट में ब्रेक करना है, किधर ना, जो दो एरो ड्रॉ किया हूं अलोंग द इंक्लाइन परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। तो देखो अगर ये मेरा mg है तो इसको ब्रेक करने पर किधर आएगा, एक आएगा इधर और एक आएगा इधर। और हम पहले ही सीखे हैं, क्या सीखे हैं पहले से ही,
ना जिधर एंगल है उधर क्या लिखो कॉस। तो ये अगर एंगल थीटा हुआ, अगर ये एंगल थीटा हुआ तो इधर आ जाएगा एम जी कॉस थीटा और इधर आ जाएगा एम जी साइन थीटा। तो हो गया। तो देयरफॉर एलोंग द इंक्लाइन, एलोंग द इंक्लाइन जो आया हमारा कंपोनेंट, एलोंग द इंक्लाइन जो आया वो कितना आया, वो आ गया एम जी साइन थीटा। और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन जो आया, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन वो क्या आ गया, एम जी कॉस थीटा। इस तरह से हम लोगों को बहुत सारे जगह कंपोनेंट में ब्रेक करने की जरूरत पड़ेगी। तो तुम्हें यह समझ में आना चाहिए कि जिधर एंगल है उधर कॉस लो, चाहे वो एक्सिस कैसे भी दिख रहा हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। हो सकता है अभी तुम्हें थोड़ा सा मतलब ऑड फील हो रहा होगा कि अलोंग द इंक्लाइन परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, बट वो धीरे धीरे तुम्हारा आदत डलेगा। जैसे तुम फिजिक्स पढ़ते जाओगे आगे, तुम्हें आदत डलेगा कि किस तरह से अलोंग द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, रेडियल, टैंजेंशियल, और भी है। मैं चाहूंगा तो और 2-4 एग्जाम्पल भी दे सकता हूं तुम्हें, है ना। बट बेसिक यही है कि जिधर एंगल है उधर कॉस लो, कहानी खत्म। कंपोनेंट में हम ब्रेक कर सकते हैं कोई भी 2 डायरेक्शन में, कोई टेंशन की बात नहीं। क्लियर पूरा। इसका और एक एग्जांपल करवा देता हूं जो कि शायद थोड़ा बहुत आपको क्लैरिटी दे। देखते हैं एक छोटा सा एग्जांपल। और ऐसे सिंपल पेंडुलम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। सिंपल पेंडुलम के बारे में पढ़ेंगे। इसका मतलब एक रस्सी होता है, मैं पहले ही बताया था, एक रस्सी होता है और उस रस्सी के नीचे ऐसा एक मास लगा रहता है, बॉब मास, एम वाला मास लगा रहता है, ठीक है। इसका मास एम है, इसका मास कितना है, एम है। अब इसको अगर मैं ऐसे मूवमेंट करवाऊंगा तो ऐसे ही आगे पीछे मूवमेंट करता रहेगा, है कि नहीं, समझ रहे हो। ऐसे देखो, ऐसा सिंपल पेंडुलम है तो ये ऐसे टुंग 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 पेंडुलम ऐसे ऐसे हो रहा है ना, ऐसे। तो मान लो कि कोई एक टाइम पे मेरा जो पेंडुलम है वो यहां पे है, कोई एक टाइम पे मेरा जो पेंडुलम है वो यहां पे, और मैंने जैसे यहां पे बताया था कि ये mg क्या था, mg इज द फोर्स जो कि अर्थ सबको खींचता है। एप्पल को छोड़ दो तो एप्पल नीचे गिरता है ना, क्यों, क्योंकि अर्थ उसका मास मल्टीप्लाइड बाई जी, उतना फोर्स से उसको नीचे खींच रहा है, उसको हम लोग वेट बोलते हैं, कुछ दिन बाद पता चलेगा। तो उसी तरह ये भी अगर मास है, इसका भी कुछ मास है, तो इसको भी धरती माता अपने तरफ नीचे खींच रहा होगा, ऐसे वर्टिकली नीचे खींच रहा होगा। कितने से, mg से। अगर इसका मास m है तो हर किसी को खींचता है धरती माता, हमें भी खींच रहा है, इसीलिए तो हम यहां पे हैं। अब मान लेते हैं कि ये वाला एंगल दिया है थीटा। अब फिर से बोला कि ब्रेक mg इंटू कंपोनेंट्स along radial and tangential direction, along radial और tangential direction। रेडियल मतलब रेडियस, टैंजेंशियल मतलब टैंजेंट। रेडियल तो दिख रहा है कि ये मेरा रेडियल वाला डायरेक्शन है, अरे है कि नहीं, रेडियल दिख रहा है कि अगर इसके अबाउट सर्कल में घूम रहा है तो ये हो गया मेरा रेडियल वाला डायरेक्शन। टैंजेंशियल वाला डायरेक्शन मतलब ऐसे टैंजेंट इधर में, इस वाले डायरेक्शन में, है ना। ये हो गया मेरा, दिस इज माई रेडियल डायरेक्शन, और ये वाला जो हो गया ये हो गया मेरा टैंजेंट, मतलब टैंजेंशियल डायरेक्शन। अब अगर ये एंगल थीटा हुआ तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। तो फिर से जिधर एंगल है उधर क्या लेंगे, कॉस थीटा। मतलब इस साइड में जो कंपोनेंट mg का, अभी एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा, राइट। ऐसे इस तरह से ब्रेक होगा। जिधर एंगल है उधर क्या लिखेंगे, कॉस। तो mg का इधर कंपोनेंट आ जाएगा mg कॉस थीटा, और mg का इधर कंपोनेंट आ जाएगा mg साइन थीटा। देयरफॉर रेडियल वाला कंपोनेंट हो गया कितना, mg कॉस थीटा हो गया, और टैंजेंशियल वाला कंपोनेंट हो गया हमारा mg साइन थीटा। मेरा कहने का मतलब है, किसी को भी ब्रेक करने के लिए बोले, mg को अभी बोल रहा है, कभी वेलोसिटी को बोल देगा, कभी एक्सेलरेशन को बोल देगा, कभी जहां पे जिसका भी हमको कंपोनेंट में ब्रेक करने की जरूरत पड़े हम कर सकते हैं। जिधर बोलेगा उधर कर सकते हैं। जैसे ऊपर में बोला एलोंग द इंक्लाइन परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, क्योंकि वो सिचुएशन अलग था। यहां पे बोला एलोंग द रेडियस, एलोंग द रेडियल एंड एलोंग द टैंजेंशियल। तो मैं बार बार बोल रहा हूं, ये जो वर्ड है ना, रेडियल, टैंजेंशियल, एलोंग द इंक्लाइन, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, ये आज तुम्हें नया नया लग रहा है,
आज तुम्हें समझ में हो सकता है दिक्कत आ रहा हो, बट विथ टाइम फिजिक्स में जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हें सब कुछ बढ़िया समझ में आ जाएगा कौन सा डायरेक्शन को क्या बोलते हैं। बट आज मैं तुझे सिखा रहा हूं कि जिसको ब्रेक करना है उसको जिधर भी ब्रेक करना है, जिधर एंगल बना रहा है उधर कॉस ले ले, हमेशा हमेशा के लिए तेरा सही होगा, जो मैं तुम्हें समझा। क्लियर? ये हो गया हमारा कंपोनेंट रिजोल्यूशन इन 2 डायमेंशन, है ना। उसके बाद सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज है रिजोल्यूशन इन 3 डायमेंशनल स्पेस। रिजोल्यूशन इन 3 डायमेंशनल स्पेस, यहां पे क्या बोला गया ना, सपोज एक वेक्टर है ए वेक्टर, तो बोला गया कि ए वेक्टर मेक्स एंगल अल्फा विथ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है अल्फा। उस टाइम में सिर्फ एक्स और वाई था, अभी एक्स है, वाई है, जेड है। समझ रहे हो? तुम्हारा अपना घर का कोने को देखोगे ना, घर का कोना, तो घर का कोना में जो 3 ऐसे लाइन मीट, जहां पे वॉल मीट करते हैं, वो एक एक एक्सिस है। तो एक एक्सिस नीचे मिलेगा, एक ऐसे मिलेगा और एक ऐसे मिलेगा। समझ रहे हो? ऐसे, ऐसा, ऐसा और ऐसा, एक्स वाई जेड ऐसे। तो अभी मेरा जो वेक्टर है वो 3D में है। मतलब समझ रहे हो? मैं तुम्हें कैसे दिखाऊंगा, सपोज नहीं दिखा सकता ना, हाँ इसमें दिखा सकता हूँ। देखो सपोज ये मान लो कि ऐसा है ना, ये हो गया मेरा, देखो इधर ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया जेड एक्सिस। 3 मेरा जो वेक्टर है वो वेक्टर अभी कुछ ऐसा है, ये ओरिजिन है, ये जो है ये ओरिजिन है, ओरिजिन से लगकर मेरा वेक्टर कुछ ऐसा है 3D में, देख रहे हो 3D में है। मतलब ये एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है, वाई के साथ भी कुछ एंगल बना रहा है, जेड के साथ भी कुछ एंगल बना रहा है। वो एंगल में तुम्हें लिख के दे रहा हूं कि ये वेक्टर एंगल अल्फा बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, इट मेक्स एंगल बीटा विथ वाई एक्सिस, बीटा विथ वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है, एंड गामा विथ जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है एक वेक्टर। और मैं तुम्हें क्या सिखाया था कि जिधर एंगल बन रहा है उधर कॉस लो। अभी एक के साथ एंगल नहीं, अभी तीनों के साथ एंगल पता है। इसका मतलब अभी अगर मैं इसको ब्रेक करूं, ऐसे एक्स में कंपोनेंट आएगा कुछ, वाई में कंपोनेंट आएगा कुछ, जेड में कंपोनेंट आएगा कुछ। एक्स में जो कंपोनेंट आएगा और वाई में, जेड में जो आएगा, मुझे तो सबके साथ एंगल पता है। तो इसका मतलब है कि ये कंपोनेंट हो जाएगा ए कॉस अल्फा, क्योंकि इधर एंगल अल्फा है, जिधर एंगल है उधर कॉस लिखो। इधर एंगल अल्फा था तो कॉस अल्फा, इधर भी तो एंगल है तो इधर भी कॉस लिखेंगे, लेकिन इधर बीटा है तो इसीलिए इधर लिखेंगे ए कॉस बीटा। और इधर कितना है, इधर गामा है, इसीलिए इधर लिखेंगे ए कॉस गामा। वहां पे सिर्फ एक्स के साथ एंगल पता था, इसीलिए एक तरफ कॉस एक तरफ साइन लिखते थे। यहाँ पे सबके साथ एंगल पता है तो सब तरफ कॉस लिखेंगे। ये जो आ गया, ये कौन से डायरेक्शन में आया, एक्स डायरेक्शन में, सो दिस इज द एक्स कंपोनेंट। ये आया वाई में, सो दिस इज द वाई कंपोनेंट। ये आया जेड में, सो दिस इज द जेड कंपोनेंट। इसका मतलब मेरा अभी जो ए वेक्टर होगा वो होगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। और ए एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा ना, ए कॉस थीटा, ए वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा ना, ए साइन थीटा, और ए जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा ना, ए कॉस अल्फा, ए कॉस बीटा और ए कॉस गामा। ए कॉस अल्फा, ए कॉस बीटा एंड ए कॉस गामा। 3D में थोड़ा खेल अलग हो जाता है, क्योंकि 2D में एक्स और वाई में था तो एक अगर 90 होता था तो दूसरा थीटा, तो दूसरा 90 माइनस थीटा, इसलिए एक तरफ कॉस आ जाता था एक तरफ साइन आ जाता था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे सबके साथ एंगल हमें पता हो, है ना। अच्छा, और क्या बात है, अगर कभी कार्टेशियन फॉर्म में गिवन हो, अगर इफ ए वेक्टर इज गिवन इन कार्टेशियन फॉर्म, अगर कभी भी हमें कार्टेशियन फॉर्म में गिवन हो, कार्टेशियन फॉर्म में हमें कभी भी अगर गिवन हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि ए वेक्टर गिवन है, सपोज गिवन है हम लोगों को समथिंग एक्स आई कैप प्लस समथिंग इंटू जे कैप प्लस समथिंग इंटू के कैप, सपोज गिवन है। तो हम लोग इसमें से क्या निकाल सकते हैं, पहला चीज मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर निकाल सकते हैं, दैट इज मॉड ऑफ ए वेक्टर।
कितना होगा ना, तीनों का स्क्वायर का रूट ओवर ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। वहां पे 2 थे तो 2 को स्क्वायर करके ऐड कर रहे थे, यहाँ पे तीनों है इसीलिए तीनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे। अच्छा, क्या हम एंगल निकाल सकते हैं सर? वहां पे भी तो एंगल निकाल रहे थे ना। हाँ निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कितना एंगल निकालना पड़ेगा तुझे? 3 एंगल निकालना पड़ेगा। कहा क्या ना, पहला एंगल निकालना पड़ेगा कॉस अल्फा, जो कि कितना होगा देख, ए एक्स इक्वल्स टू ए कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा इक्वल टू ए एक्स बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और कॉस बीटा इक्वल्स टू ए वाई बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और कॉस गामा इक्वल्स टू ए जेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मैग्नीट्यूड ए भी निकाल सकता है, ए एक्स ए वाई जेड, तुझे ऑलरेडी वो कार्टेशियन फॉर्म में पता होगा, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा तीनों मिल गया। सबसे मजेदार बात यह है और अच्छी बात यह है कि ये जो 3 चीज है ना, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ये जो 3 चीज है स्टार मार्क करके, कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा आर नोन एज द डायरेक्शन कोसाइंस, is known as the direction cosines of the vector, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दी वेक्टर। कोई भी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन होते हैं ये चीज। कॉस निकाल रहे हैं ना, तो कोसाइन तीनों निकाल दिया, तो डायरेक्शन कोसाइन मतलब कॉस अल्फा का वैल्यू, कॉस बीटा का वैल्यू, कॉस गामा का वैल्यू, उसको हम लोग किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट सुन ना, अगर तू इन तीनों को ऐड कर देगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, कभी अगर तू कर दिया कॉस स्क्वायर अल्फा मतलब क्या लिखेगा, ए एक्स का स्क्वायर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर। तीनों को ऐड करेगा तो ऊपर आएगा ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर बाई नीचे कितना आ जाएगा, मॉड ए का होल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए का वैल्यू क्या है, रूट ओवर ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकता हूं ना, नीचे ए एक्स का स्क्वायर ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, ऊपर में बाई नीचे जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए था उसको भी मैं क्या लिख सकता हूं, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। सब कुछ कट गया, सब कुछ कट गया कि नहीं? तो देयरफॉर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो तुम लोगों को डायरेक्टली याद रखना है। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस इज इक्वल टू 1, है ना। किस क्या याद रखना है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन, डीसी लिखते हैं, डायरेक्शन कोसाइन इज इक्वल टू 1, है ना। 1 के बराबर होगा सम ऑफ स्क्वायर्स। अच्छा, इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। सोच, कॉस स्क्वायर अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकता हूं, प्लस इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिख सकता हूं, प्लस इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा लिख सकता हूं, इक्वल्स टू 1। तो ये 1 प्लस 1 प्लस 3, ये माइनस कॉमन निकाल दिया, तो इधर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1 हो गया। दिस इंप्लाइज 1 को इस साइड, इसको उस साइड, तो 3 माइनस 1 2 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, है ना, इक्वल्स टू 2। ये और एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अल्फा बीटा गामा क्या है यहाँ पे, एंगल से। कौन से एंगल, जो कि एक वेक्टर बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंड जेड एक्सिस के साथ गामा अगर बना रहा है, तो उनका कॉस लेके स्क्वायर करके ऐड करो तो 1 आएगा, साइन लेके स्क्वायर करके ऐड करो तो 2 आएगा। डायरेक्ट अगर रिजल्ट तुम्हें याद हो तो बहुत बार ये काम में आ जाता है, एक्सक्लूसिवली ये यूज होता है वेक्टर्स में, है ना। तो इसमें हम लोग क्या सीखे ना, 3 डायमेंशन में अगर हमें कभी भी वेक्टर पता है, उसके एंगल पता है अल्फा बीटा गामा, तो हम लोग उसको कार्टेशियन फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरह। अगर ए मैग्नीट्यूड पता है और अल्फा पता है तो ए एक्स निकाल दोगे, ए कॉस अल्फा, ए वाई ए जेड तीनों निकाल दोगे, यहाँ पे डाल दोगे तो कार्टेशियन फॉर्म में आ जाएगा।
नहीं तो मैक्सिमम टाइम जो यूज होगा कि तुम्हें कार्टेशियन फॉर्म में गिवन होगा, तुम मैग्नीट्यूड ढूंढ सकते हो, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, एंगल भी ढूंढ सकते हो और यूनिट वेक्टर भी ढूंढ सकते हो। यूनिट वेक्टर एलोंग ए वेक्टर, यूनिट वेक्टर एलोंग ए वेक्टर। अगर ए वेक्टर के एलोंग तुम्हें यूनिट वेक्टर पूछे, मतलब ए कैप, तो कैसे निकालोगे? ए वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना गिवन है ना, जो भी गिवन होगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये गिवन होगा तुम्हें वेक्टर डिवाइडेड बाई उसका मैग्नीट्यूड। तुम कैसे निकाल सकते हो? उसका मैग्नीट्यूड तुम आराम से तीनों को स्क्वायर करके रूट ओवर करके निकाल सकते हो। तो बाई रूट ओवर ऑफ ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, ऐसे कर दो तो तुम क्या फाइंड आउट कर सकते हो? यूनिट वेक्टर फॉर एनी वेक्टर दैट इज गिवन। ठीक है, ये है उसका एक्सक्लूसिव थ्योरी। व्हाट डू मीन बाय डायरेक्शन कोसाइन? डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या होगा क्या नहीं, सब कुछ तुम्हारे सामने है, बट ये सब थ्योरिटिकल है। इसको एग्जाम्पल हम लोग एक दो कर देंगे तो हमारा मजा आ जाएगा कि हाँ भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पूरा क्लैरिटी से हमें पता चल जाएगा। समझ में आ गया? एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग इसको समझ जाते हैं, फिर हम लोगों का रिजोल्यूशन खत्म हो जाएगा, है ना। एक छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे सपोज ए वेक्टर दे दिया है कुछ भी 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, तो देख के ही पता चल रहा है कि इसका x कंपोनेंट 2 है, y कंपोनेंट जो है वो 3 है और z कंपोनेंट जो है वो -1 है, -1 है ना। अच्छा ठीक है सर। अब अगर मैग्नीट्यूड, पहला चीज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना आएगा ना, रूट ओवर ऑफ तीनों का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 9 प्लस 1, तो रूट ओवर ऑफ 14 यूनिट्स, ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ है। उसके बाद डायरेक्शन कोसाइंस ढूंढो। डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस में क्या क्या आएगा? पहला आएगा कॉस अल्फा, कैसे निकालेंगे? ए एक्स बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए करके, ए एक्स का वैल्यू कितना 2 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना रूट ओवर ऑफ 14। फिर कॉस बीटा ढूंढेंगे। कॉस बीटा कैसे निकलेगा? ए वाई बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वाई का वैल्यू कितना गिवन है 3 बाई रूट 14 कॉस बीटा। सिमिलरली कॉस गामा ढूंढेंगे। कॉस गामा का वैल्यू ए जेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए दैट इज -1 बाई रूट 3, तो कॉस अल्फा मिल गया, कॉस बीटा मिल गया, कॉस गामा मिल गया। अगर तुम वेरीफाई करना चाहते हो, अगर तुम वेरीफाई करना चाहते हो तो एक काम करो, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा एक बार कर दो। कॉस स्क्वायर अल्फा 2 का स्क्वायर 4 रूट ओवर 14 का स्क्वायर 14 प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 3 का स्क्वायर 9 रूट 14 का स्क्वायर 14 प्लस कॉस गामा का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 बाई रूट 40, सॉरी ये तो रूट 14 है, रूट 14 का स्क्वायर 14, तो ऊपर कितना आ गया 9 प्लस 4 प्लस 1 14 बाई 14, क्या 1 आ रहा है? 1 आ रहा है, मतलब हमारा सब कुछ सही है, हम जो भी निकाले सब कुछ सही है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। तीसरा चीज इसमें निकालना है, क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर। क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर मतलब ए कैप। ए कैप कैसे आएगा ना, ए वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए करके, ए वेक्टर क्या गिवन है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आ गया रूट ओवर 14, तो इसको सेपरेट कर दोगे तो आ जाएगा रूट बाई 2 बाई रूट 14 i कैप प्लस 3 बाई रूट 14 j कैप माइनस 1 बाई रूट 14 k कैप। दिस इज द यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। जो वेक्टर हमें गिवन था उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर जो है वो ये है, और यही मेरा आंसर है फाइनल। ऐसे ही करना है बस। हमें 3D में 2D में क्या डिफरेंस है, ज़्यादा एप्लीकेशन 2D का होता है, बट 3D में जब भी गिवन होगा तो हमें क्या क्या करना आना चाहिए, क्या क्या चीज़ हम लोग कैलकुलेट करना चाहिए, वो सारा चीज़ हमें पता है और हम कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आ गया सबको? तो इसी के साथ हमारा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, थोड़ा सा मैं सिंगल लेक्चर इसीलिए बनाया ताकि रिजोल्यूशन को हम अच्छे से पहचाने, बिकॉज की रिजोल्यूशन के अंदर जो कार्टेशियन फॉर्म है उसको कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे वेक्टर को ड्रॉ करना है, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि फिजिक्स के अंदर आपको ज़रूरत पड़ेगा, है ना। तो रिजोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे
एडिशन ऑफ वेक्टर्स, दो वेक्टर को ऐड हम कैसे करेंगे, उनका क्या क्या लॉ है, क्या लॉ हम लोग फॉलो करके उनको ऐड करेंगे, ये सब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक अब घर पे रहो, सेफ रहो, पढ़ाई करते रहो।